फरवरी 1999 सदाए सरहद की एक बस भारत से निकलती है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी तब के प्रधानमंत्री अपने साथ कई सेलिब्रिटीज़ को लेकर लाहौर पहुंचते हैं। लेकिन उसके ठीक 2.5 महीने बाद पाकिस्तान भारत की पीठ में खंजर घोंपता है, जैसा कि करता आया है वो, और कारगिल की शुरुआत हो जाती है। इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान पिछले कई दशकों में, जब हमने ऐसी आशा रखी है कि पाकिस्तान के साथ शांति समझौता हो सकता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को निपटारा करे, थाम ले और शांति की तरफ जो है कदम बढ़ाए। ऐसी ही एक भूमिका जो है फरवरी 99 में हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जो एनडीए के उस वक्त के प्रधानमंत्री भारत के थे, वो एक बहुत बड़ा जत्था लेके, एक डेलीगेशन लेके लाहौर बस यात्रा पे गए। लेकिन उसी वक्त रिपोर्ट्स आने लगे लगभग मई के महीने में, अप्रैल मई के बीच में, कि कुछ ऐसी गतिविधियां देखी जा रही हैं कारगिल के सटे जो इलाके हैं पाकिस्तान के साथ वहाँ पर। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, और उसी बीच याद किया जाता है ताशी नामग्याल को। ताशी नामग्याल चरवाहे थे, अपने जो याक वहाँ पर होते हैं, जैसे यहाँ पर गाय भैंस को आप चरवाते हैं, लद्दाख में याक होती हैं, और याक को अभी ले रहे थे और उनने अचानक से नोटिस किया कि कुछ याक मेरी गायब हो गई हैं। तो उसके जो हैं ढूंढने के लिए वो निकले और अचानक से उन्हें देखा कि कुछ ही दूरी पर कुछ काले कपड़े पहन के, मतलब पठानी सूट पहन के, कुछ ऐसे लोग थे जो हिंदुस्तानी नहीं दिख रहे थे, लद्दाख के भी नहीं दिख रहे थे, हिंदुस्तान की आर्मी के भी नहीं दिख रहे थे, और वो अपने लिए कुछ टेम्परेरी जो है एक बेस या शेल्टर या कैंप वहाँ पे बना रहे थे। तो उन्होंने इमीडिएटली जो है थल सेना को, इंडियन आर्मी को सचेत किया और कहा कि हम ऐसी मूवमेंट देख रहे हैं, आप इसको देखिए। कारगिल का जब जब जिक्र आता है, विक्रम बत्रा, नचिकेता, सौरभ कालिया, इन सब का जिक्र आता है। इनकी कहानियाँ या कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको पता हो, जो आप शेयर करना चाहें। ये नाम इतिहास में दर्ज है और कभी न भूला जाएगा, बल्कि मैं तो कहूँगा इनसे प्रेरित होके, इनसे इंस्पायर होके नौजवान जो हैं आज भी आर्मी, एयरफोर्स और हमारी जो डिफेंस है उसको ज्वाइन करते हैं। विक्रम बत्रा का एक जज्बा, एक जुनून जो है हमेशा याद रखा जाएगा, और खासकर जब पॉइंट 5140 को कैप्चर करना था, विक्रम बत्रा ने एनडीटीवी पर ही और एनडीटीवी के कैमरा पर ही कहा, ये दिल मांगे मोर। और ये दिल मांगे मोर का जज्बा ये था कि अभी हम यहाँ नहीं थमेंगे, हम तब तक आगे जाएंगे जब तक जो पाकिस्तान आर्मी के दरिंदे हैं वो वापस जाएं और उनकी जो मंशा है उसको पूरी तरीके से चोट पहुँचाए। और विक्रम बत्रा ने डेल्टा कंपनी को लीड करते हुए जो है उस चोटी का प्रहार भी किया। वहाँ से जो जितने भी पाकिस्तान के फौजी थे, आधे मारे गए, आधे वहाँ से भाग निकले, और फिर जो है कहा कि ये दिल मांगे। 26 जुलाई का दिन हर भारतीय के लिए उस शौर्य, साहस और देशभक्ति को याद करने का दिन है, जब भारत के वीर जवानों ने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर कारगिल की पहाड़ियों पर तिरंगा फहरा दिया था। हर साल इसी दिन हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। कोई सैनिक युद्ध के मैदान में नहीं मरता, वो तब मरता है जब देश उसे भूल जाता है, और हम उन शहीदों के अमर बलिदान को कभी नहीं भुला सकते। कारगिल युद्ध के वक्त राजनीतिक हालात कैसे थे, घुसपैठियों के छिपे होने की खबर सबसे पहले किसने दी, क्या था ऑपरेशन सफेद सागर, और बात हमारे वॉर हीरोज की। सीक्रेट फाइल्स के इस बहुत स्पेशल पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं आदित्य राज कौल। स्वागत है आदित्य आपका। फरवरी 1999 सदाए सरहद की एक बस भारत से निकलती है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी तब के प्रधानमंत्री अपने साथ कई सेलिब्रिटीज़ को लेकर लाहौर पहुंचते हैं। पूरी दुनिया की नज़र उस वक्त भारत और पाकिस्तान पर थी कि अमन चैन लौट सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री वाजपेयी उस समय जो संदेश लेके गए थे वो अमन का संदेश था। उनके साथ देव आनंद थे, जावेद अख्तर थे और कई सेलिब्रिटीज़ थे, मतलब बस भरी हुई थी पूरी। और वहाँ जिस तरीके से पाकिस्तान भी वेलकम करता है वो भी देखने लायक था। लेकिन उसके ठीक 2.5 महीने बाद पाकिस्तान भारत की पीठ में खंजर घोंपता है, जैसा कि करता आया है वो, और कारगिल की शुरुआत हो जाती है। तो क्या आप इसके बारे में और दर्शकों को बता सकते हैं थोड़ा विस्तार से? देखिए मुनीश, इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान पिछले कई दशकों में,
जब हमने ऐसी आशा रखी है कि पाकिस्तान के साथ शांति समझौता हो सकता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को निपटारा करे, थाम ले और शांति की तरफ जो है कदम बढ़ाए। ऐसी ही एक भूमिका जो है फरवरी 99 में हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जो एनडीए के उस वक्त के प्रधानमंत्री भारत के थे, वो एक बहुत बड़ा जत्था लेके, एक डेलीगेशन लेके लाहौर बस यात्रा पे गए। लेकिन मैं इस पे आऊँ इससे पहले मैं आपको बताऊं कि हमें 99 से पहले 98 में हमें जानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उस वक्त क्या हुआ था। हमने देखा था कि उस वक्त न्यूक्लियर टेस्ट हुआ पोखरण का, और भारत पहली बार इतना बड़ा सक्षम हुआ, एक न्यूक्लियर पावर बन के उभर के आया। इसके बाद हमने देखा कि जितने भी पश्चिमी मुल्क थे उन्होंने भारत के ऊपर जो है सैंक्शंस लगा दिए। तो आर्थिक तरीके से हमें देखा गया कि बहुत प्रेशर था, माली हालत पूरी तरीके से अच्छी नहीं थी। लेकिन उस वक्त जब भारत भी न्यूक्लियर कैपेबल हो गया, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर कैपेबल हो गया, तो दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री थे, यहाँ से अटल बिहारी वाजपेयी, वहाँ से नवाज शरीफ, ये सामने आए, इनने गुफ्तगू की, इनके विदेश मंत्रालयों ने आपस में बातचीत की, बैक चैनल डायलॉग भी हुआ, और इसमें तय किया गया कि देखिए हम दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और अब हमें जो है रणनीति अपनी बदलनी पड़ेगी, हमें कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा शांति के लिए। और उसी के तहत प्रधानमंत्री ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने, कि अब हमें कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैंने देखा कि कैसे यहाँ से एक जत्था गया, मीडिया का भी एक बहुत बड़ा डेलीगेशन के साथ गया, दूरदर्शन और जितने भी उस समय के प्राइवेट टेलीविजन थे उन्होंने पूरा लाइव ये दिखाया। एक रंगारंग कार्यक्रम भी वहाँ पर हुआ और एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया गया। और इस अग्रीमेंट में एक शांति का जो है रास्ता आगे का बताया गया, जिसमें ट्रस्ट होगा, सिक्योरिटी अफेयर्स जो हैं एक दूसरे के या आंतरिक मुद्दे हैं उस पर जो है कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ये जैसे ही खत्म हुआ, हमने सोचा कि अब पाकिस्तान जो है शांति की तरफ आगे कदम बढ़ा रहा है, तो हो सकता है कि कश्मीर के मुद्दे पे भी बातचीत होगी। और ऐसा अटकलें मीडिया में लगने लगी कि अगला कदम बड़ा यही होगा कि कश्मीर पे एक कोई निपटारा फाइनली इतिहास में दर्ज हो सकता है। लेकिन उसी वक्त रिपोर्ट्स आने लगे लगभग मई के महीने में, अप्रैल मई के बीच में, कि कुछ ऐसी गतिविधियां देखी जा रही हैं कारगिल के सटे जो इलाके हैं पाकिस्तान के साथ वहाँ पर। और उस वक्त बताया गया, इनिशियली जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का एनालिसिस था, उन्होंने कहा कि ये जिहादी लोग हैं जिनको देखा गया है। और ये बार बार आर्मी कहती गई, जो CCS जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है, तो उसमें जनरल VP मलिक जो उस वक्त के थल सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने बार बार कहा कि ये लगता नहीं कि ये जिहादी हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है कि रणनीति हो रही है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन हमें एक सतर्क रहना पड़ेगा। और उसी वक्त हमें समझना पड़ेगा कि लगभग अप्रैल मई के आसपास बीच में क्या होता था कि जब भी विंटर सेट होते थे और पूरा बर्फबारी हो जाती थी, तो पोस्ट से हिंदुस्तान, भारत के आर्मी भी हट जाती थी, वहाँ से पाकिस्तान की आर्मी भी हट जाती थी। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने इस वक्त क्या किया कि उन्होंने अपना कब्जा तो वहाँ पर रखा ही, वो निकले नहीं, वो आगे बढ़ने लगे और उन्होंने अपने जो ड्रेस थी वो हटा दी और वो पठानी सूट में आ गए। आप तो पठानी सूट जानते ही हैं अच्छे से। और पठानी काला सूट पहन के अपने आगे आगे कूच करने लगी और भारत के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पीक थे, ऐसी चोटियाँ थीं, ऐसी पहाड़ियाँ थीं जिस पे कब्जा कर लिया। और वहाँ से धीरे धीरे गतिविधियां बढ़ने लगी और करगिल युद्ध की शुरुआत हुई। करगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, और उसी बीच याद किया जाता है ताशी नामग्याल को। जी, तो क्या पूरी उनकी कहानी थी, थोड़ा बताइए इसके बारे में। देखिए, ताशी नामग्याल का जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि जो रिपोर्ट्स आ रही थी, जो सबसे पहली रिपोर्ट आई, ये ताशी नामग्याल जो थे चरवाहे थे। आप देखिए, कारगिल जो है या लद्दाख का पूरा जो इलाका है, वो उसमें बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, उसमें बहुत बड़ा कोई उद्योग नहीं है। वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री आप कह लीजिए, पशु से जो उत्पाद ये आता है, या एग्रीकल्चर आप देख लीजिए, वहाँ के जो किसान हैं जो काम करते हैं। तो वहीं पर जो है बटालिक के इलाके में ताशी नामग्याल चरवाहे थे। अपने जो याक वहाँ पर होते हैं, जैसे यहाँ पर गाय भैंस को आप चरवाते हैं, लद्दाख में याक होती हैं,
और याक को अभी ले रहे थे और उन्होंने अचानक से नोटिस किया कि कुछ याक मेरी गायब हो गई हैं। तो उसके जो हैं ढूंढने के लिए वो निकले और अचानक से उन्हें देखा कि कुछ ही दूरी पर कुछ काले कपड़े पहन के, मतलब पठानी सूट पहन के, कुछ ऐसे लोग थे जो हिंदुस्तानी नहीं दिख रहे थे, लद्दाख के भी नहीं दिख रहे थे, हिंदुस्तान की आर्मी के भी नहीं दिख रहे थे, और वो अपने लिए कुछ टेम्परेरी जो है एक बेस या शेल्टर या कैंप वहाँ पे बना रहे थे। तो उन्होंने इमीडिएटली जो है थल सेना को, इंडियन आर्मी को सचेत किया और कहा कि हम ऐसी मूवमेंट देख रहे हैं, आप इसको देखिए। तो इनिशियली जैसे मैंने कहा कि इंटेलिजेंस असेसमेंट था कि नहीं, ऐसा कुछ बड़ा नहीं हो रहा, ये कोई ऐसा ये नहीं है, कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की भी माली हालत उतनी सही नहीं थी। तो सब जितना भी एनालिसिस इंटेलिजेंस की स्तर पे हो रहा था उस पर बताया जा रहा था कि पाकिस्तान केपेबल नहीं है कि बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या जंग जो है भारत के खिलाफ शुरू करे। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है वो जो है रोग आर्मी है। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की आर्मी अपने प्रधानमंत्री की नहीं सुनती, अपनी सरकार की नहीं सुनती, वो करती है जो उनको मनमर्जी लगता है। और ये तब से ही शुरू हुआ। उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के जो अध्यक्ष थे, जो आर्मी चीफ थे, वो थे परवेज़ मुशर्रफ। और परवेज़ मुशर्रफ की ये खुद रणनीति रही और आज तक नवाज शरीफ और उनकी जो पीपल्स जो PMLN पार्टी है वो बार बार कहती रही कि हमें नहीं बताया गया, हमसे परमिशन नहीं ली गई, हमसे अप्रूवल नहीं लिया गया इस पूरी जंग के लिए, या जो भी कॉन्स्पिरेसी परवेज़ मुशर्रफ ने रचाई। तो ताशी नामग्याल का जो योगदान है वो भारत कभी भूल नहीं सकता। 2024 के दिसंबर में उनकी मृत्यु हुई। वो 58 साल के थे उस वक्त, लेकिन वो हर साल अपनी बेटी के साथ, अपने परिवार के साथ कारगिल विजय दिवस मनाने आते थे और आर्मी के साथ खड़े रहते थे। ये बताता है कि कैसे, चाहे वो कारगिल के लोग हों, द्रास के हों, बटालिक के हों, मशकूक के हों, या लद्दाख के हों, लेह के हों, चुशूल के हों, वो भारत की आर्मी के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। इसकी जो इंटेलिजेंस जंग की है या कॉन्स्पिरेसी की है, ये आर्मी से नहीं आई, या IB से नहीं आई, या RNAW से नहीं आई, ये एक चरवाहे से आई। ये ताशी नामग्याल की ही एक जज्बा है, एक ब्रेवरी है, जिसको भारत जो है सलाम करता है। तो सुनने में ये भी आता है कि इजराइल ने भारत की मदद की थी करगिल के दौरान। कैसी मदद की थी? देखिए, अगर हम उस वक्त की बात करें, लगभग 27 वर्ष हो चुके हैं और बार बार मैं अपने जो राजनयिक हैं या मिलिट्री के वेटरन्स हैं वो आर्टिकल लिखते हैं और कई बार स्पीच भी देते हैं और कहते हैं कि उस वक्त इजराइल ने भारत की मदद की और उसमें अहम योगदान था। लेकिन किसी ने आज तक जो है पूरा डिटेल में इसमें बातचीत नहीं की कि किस तरीके की मदद की, किसने मदद की, किसके कहने पे मदद हुई। NDTV पे हम जल्द ही वो इंटरव्यूज़ चलाने वाले हैं कि मैंने 2 ऐसे अहम लोगों से बात की जो उस वक्त इजराइल की एयरफोर्स से भारत आए थे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 से ज़्यादा बार। और भारत की एयरफोर्स के साथ उन्होंने बातचीत की और इसी ने नींव रखी भारत और इजराइल के बीच में जो पूरा एक दोस्ती का भी और जो रक्षा का समझौता। अब हम जॉइंट रेजिलियंस की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इजराइल पे हमला होगा तो हम मदद करेंगे, हम पे हमला होगा तो इजराइल मदद करेगी। हम कह रहे हैं कि जब पुलवामा का हमला हुआ और हमने बालाकोट किया तो इजराइल का जो स्पाइस बॉम्ब था वो इस्तेमाल हुआ। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें जो है हॉर्नेट हो या फिर इजराइल का स्पाइस बॉम्ब हो वो इस्तेमाल हुआ। तो इसमें तो साफ है। लेकिन पहली बार मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो इंडियन एयरफोर्स के जहाज थे उनको जिस इक्विपमेंट के साथ जो है सजाया गया, संवारा गया, ताकि वो एनिमी को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दें, खत्म कर दे पाकिस्तान की आर्मी को, क्योंकि वो चोटी पर मौजूद थे। और आपको पता है कि जो वायुसेना है उन्होंने भी, आर्मी ने ऑपरेशन विजय चालू किया, उसी का साथ देने के लिए ऑपरेशन सफ़ेद सागर की जो शुरुआत हुई, ये लगभग मई के अंत में शुरू हुई और लगभग जुलाई तक चालू रही। तो ऑपरेशन सफ़ेद सागर भारत की एयरफोर्स ने, वायुसेना ने तो किया ही, लेकिन उसमें इजराइल की एयरफोर्स, इजराइल की कुछ कंपनियों का बहुत बड़ा जो है योगदान रहा। ये 96 से ही बातचीत चल रही थी, लेकिन जैसे ही करगिल का युद्ध शुरू हुआ भारत ने इजराइल को अप्रोच किया और कहा कि हमें इमीडिएटली जो है मदद चाहिए। और इमीडिएटली इजराइल में थोड़ा सा तो हकबकाहट हुई कि इतनी जल्दी कैसे किया जाएगा, लेकिन जो है जितने भी प्रोसीजर्स थे उनको हटाया गया, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज को हटाया गया
और बोला कि भारत को हमें मदद करनी है। तो इसीलिए जो है भारत कभी भूलेगा नहीं कि कैसे इजराइल ने हमारी मदद की। और मैं ये भी कहूँ कि उस वक्त के जो हमारे डिफेंस अटैचे इजराइल में थे, NAK ब्राउन, उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो जो है चीफ जो है रिटायर हुए। उसके बाद यहाँ पर भी कुछ मेजर अफसर थे उस ज़माने के जिन्होंने इजरायली पायलट्स, इजरायली एयरफोर्स के साथ काम किया कारगिल युद्ध के दौरान, और वो भी सीनियर पोस्ट में जाकर जो है रिटायर हुए। आज तक कभी भी किसी का भी नाम सामने नहीं आया है। तो हम NDTV पर ये रिवील करेंगे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इजराइल ने कितना बड़ा योगदान कारगिल युद्ध में हिंदुस्तान के सपोर्ट में दिया पाकिस्तान के खिलाफ। चूँकि आप कवर करते हैं वर्ल्ड अफेयर्स को, मैं ये जानना चाहता हूँ भारत की स्थिति उस समय क्या थी? दुनिया में कौन आपका दोस्त था और कौन कौन आपका दुश्मन था, अगर हम बात करें सन 2000 के पहले की? देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि परमाणु का जो टेस्ट हुआ था पोखरण में, वो उसी वक्त हुआ था, और उस वक्त थोड़ा सा भारत जो है अलग थलग पड़ गया था। आप ये भी देखिए कि चुनौती कितनी बड़ी थी। जो कारगिल की मैं बात कर रहा हूँ, और कारगिल की बात हम इसलिए करते हैं, और ये कारगिल युद्ध भी नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो ज़िला कारगिल है। असली जो युद्ध था द्रास, मशकूक और बटालिक में हुआ था। और हालांकि मैं तो चाहता था कि इसका नाम होना चाहिए था द्रास वॉर मेमोरियल और द्रास विजय दिवस, क्योंकि द्रास में ही जो है असली लड़ाई हुई, और वहीं पर जो है टोलोलिंग और कारगिल भी है। और मैं आपको ज़रूरी बात ये कह दूं कि ये जो पूरी चोटियां हैं, ये करीबन 12,000 से 19,000 फीट की हैं। अब आप तब देखिए कि भारत की आर्मी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं थी, वो एक्लेमेटाइज नहीं थी कि इस तरीके से हम ये जंग लड़ सकते हैं। उतना हमारे पास क्लोथिंग गियर नहीं था, कपड़े नहीं थे, उस तरीके का हमारी जो फिजिकल एक सिस्टम होता है, स्टैमिना होता है, वो नहीं था। आप देखिए जो हमारे सोल्जर्स मेजरली आते हैं, पंजाब से हो गया, राजस्थान से हो गया, उत्तर प्रदेश से हो गया, बिहार हरियाणा से हो गया, या साउथ से हो गया, बहुत ज़्यादा आते हैं। थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल से और नॉर्थ ईस्ट से भी आते हैं। तो वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्योंकि इस टेरिटरी पे, इस चोटी पे काम करने के लिए बैठा था, आपको नीचे दुश्मन ऊपर बैठा था। आपको नीचे से ऊपर जाना है, और सिर्फ नीचे से ऊपर नहीं जाना, आपको वहां पर डटे रहना है। हो सकता है कई घंटों तक, हो सकता है कई दिनों तक, और ऐसा ही हुआ। और वहाँ ऑक्सीजन की भी भारी कमी रहती है। ऑक्सीजन की बहुत कमी रही, और अगर आप वहां डटे हुए हैं, आपको वहां जिंदा भी रहना है और आपको लड़ना भी है, तो एक सप्लाई चेन जो है खाने की भी वहां पर जो है मजबूत वहां पर रहनी चाहिए, एम्युनिशन की भी रहनी चाहिए, और आपको प्रहार भी जो है एनिमी के ऊपर करना है। तो एक तरीके से मैं आपको कहूंगा कि भारत थोड़ा सा अलग थलग पड़ गया था, क्योंकि सैंक्शंस जो है पूरी तरीके से भारत के खिलाफ लगे हुए थे। रशिया जो है एक बहुत बड़ा सपोर्टर था, इजराइल बहुत बड़ा सपोर्टर तब से था, और रशिया के जो हमारे एयरफोर्स के जेट हैं, MiG-21 हो गया, MiG-27 हो गया, Su-MKI हो गया, वो इस्तेमाल हुए इस जंग के लिए। ऑपरेशन सफ़ेद सागर में आपने देखा कि हमने बहुत कुर्बानियां भी दी। आपने देखा कि जब टोलोलिंग की कैप्चर हो रहा था, तब हमारा हेलीकॉप्टर वहां गिरा, 4 हमारे जावाज़ों की जो है शहादत वहां हुई। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो अजय आहूजा हैं, हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है दिल्ली में, उसके बाहर ही अजय आहूजा पार्क है। तो अजय आहूजा जो हैं वो रिकॉनेसेंस कर रहे थे, जिसका मतलब है कि वो तस्वीरें ले रहे थे कि एनिमी की किस किस चोटी पे है, कहाँ पर है, ताकि प्रहार वहाँ पर किया जा सके आर्मी और एयरफोर्स द्वारा। लेकिन उसी वक्त सरफेस टू एयर मिसाइल ने वो जो है बंदूक से मतलब चलाई, मिसाइल चलाई, और उसके बाद जो है उनका जेट गिर गया। लेकिन वो जिंदा नीचे आए, क्योंकि उनका जो लास्ट रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि मेरा जेट जो है उसको सरफेस टू एयर मिसाइल शायद लग गई है या कुछ लगा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि क्या किया जा सकता है। तो जेट नीचे जाता है, और उसी वक्त जो है वो जिंदा नीचे आते हैं, उनकी टांग में फ्रैक्चर होता है। लेकिन आपको पता है कि उनका जो ऑटोप्सी हुई और उनका जो पूरा वो मेडिकल स्टडी हुई, उसमें पाया गया कि उनको 2 गोलियां लगी थी। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान के जो आर्मी के दरिंदे थे, उन्होंने जो प्रिजनर ऑफ वॉर का एक इंटरनेशनल ट्रीटी होती है उसका पूरा तरीके से उल्लंघन किया, उसका वायलेशन किया। उन्होंने जो हमारे एयरफोर्स के जाबाज थे अजय आहूजा, वो जिंदा नीचे उतरे थे, उनको चोट ज़रूर लगी थी लेकिन वो जिंदा थे, उनको लेकिन 2 गोलियों से वहाँ पर मार दिया गया। लेकिन ये तो हमारे थे जाबाज, हमने इनको स्वीकारा भी, हमने इन्हें सलाम भी किया, हमने इन्हें इनाम भी दिया, और जितना भी अवार्ड से नवाजा जा सकता था, वीर चक्र से लेकर परमवीर चक्र, सबको दिए।
लेकिन ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है और आज तक इतिहास इसका गवाह है और ये सवाल जो है कई सालों तक पाकिस्तान की आर्मी, उनकी एयरफोर्स, उनके जो जनरल हैं उनको पूछा जाएगा। और वो ये कि पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे ऐसे सिपाही, ऐसे अफसर जो हैं कारगिल की चोटियों पे, द्रास की चोटियों पे, बटालिक की चोटियों पे मारे गए, बुरी तरीके से मारे गए क्योंकि पाकिस्तान को शिकस्त हुई। लेकिन उनके जो मॉर्टल रिमेन्स थे, उनकी जो डेड बॉडी थी, उनके जो पार्थिव शरीर थे, उनको वापस लेने से पाकिस्तान ने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुनिया में उनकी बेइज्जती हो। वो नहीं चाहते थे कि दुनिया को ये पता चले कि ये सारे जो लोग हैं, शेर खान से लेकर बाकी, ये इंडियन आर्मी ने बुरी तरीके से मारे, ये अपने जो मंसूबे थे उनको कामयाब नहीं कर सके। और एक और कहानी मैं आपको बताऊं, आज 27 साल हो गए हैं, लगभग 22-23 साल जब कारगिल की जंग को हो चुके थे, वो परिवार जिनकी बॉडीज उनको नहीं मिली थी पाकिस्तान में, और वो इंडियन आर्मी ने आदर सरकार करके, इस्लामिक रिचुअल्स करके जो है दफनाई थी कारगिल में, उन्होंने इंडियन आर्मी को और इंडिया की सरकार को पत्र लिखे और कहा कि पाकिस्तान की सरकार हमारी मदद नहीं कर रही, हम गुहार लगा रहे हैं करीबन 20 साल से पाकिस्तान आर्मी को, लेकिन आप हमारी मदद कीजिए, आप हमें वो डेड बॉडीज वापस लाइए और हम अपने हर दिल अजीज़ों को जो है एक आखिरी सलाम करना चाहते हैं। हम परिवार हैं, हमारा पाकिस्तान की सरकार से, आर्मी से कोई रिश्ता नहीं है, हम ये करना चाहते हैं। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हमारी आर्मी है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री है या हमारी सरकार है, उन्होंने वो पार्थिव शरीर जिन जिन परिवारों ने अप्रोच किया था उनको वापस दिए। ये मीडिया में कहीं पर डिटेल में नहीं आया है। और ये कब हुआ होगा? ये करीबन आज से आप मान के चलिए कि 6-7 साल पहले। और बीबीसी ने भी इस पर बहुत बड़ी एक जांच की, रिपोर्ट की, और जो पाकिस्तान में ये परिवार हैं उनका इंटरव्यू किया और उनको बताया कि बहुत ज़रूरी है कि ये पार्थिव शरीर वापस आए। और कई ऐसे परिवार हैं आज भी जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसी मदद मिले और वो पार्थिव शरीर जो है वापस आए, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये रिचुअल है। आज भी आप देखते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में जो आर्मी के लोग या फ्रंटियर कोर के लोग या सिपाही जो पुलिस के हैं, वो जब मारे जाते हैं उनको कोई आखिरी सलाम ऐसा नहीं मिलता, उनका टीवी पे कहीं पर लाइव नहीं होता, उनके परिवारों का इंटरव्यू नहीं होता, उनको कंपनसेशन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में भी जितने भी पाकिस्तान के अधिकारी हैं जो मारे गए, उनका तो नाम तक रिलीज नहीं किया। किसी ने, पाकिस्तान की आर्मी ने ट्वीट किया था कहीं पर, पाकिस्तान की मीडिया ने वो डिलीट करा दिया गया, क्योंकि कई 100 की तादाद में ऑपरेशन सिंदूर में भी वो लोग मारे गए, लेकिन उनको आखिरी सलाम तक जो है नहीं मिला। करगिल का जब जब जिक्र आता है, विक्रम बत्रा, नचिकेता, सौरभ कालिया, इन सब का जिक्र आता है। इनकी कहानियाँ या कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको पता हो, जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, ये नाम इतिहास में दर्ज है और कभी न भूला जाएगा, बल्कि मैं तो कहूँगा इनसे प्रेरित होके, इनसे इंस्पायर होके नौजवान जो हैं आज भी आर्मी, एयरफोर्स और हमारी जो डिफेंस है उसको ज्वाइन करते हैं। जो विक्रम बत्रा हैं वो हिमाचल से आते थे, आज भी उनके जो भाई हैं विशाल बत्रा, वो हर साल जो हैं इस पर लिखते भी हैं, इस पर बातचीत भी करते हैं, कारगिल विजय दिवस पे वहाँ जाते भी हैं, और हाल ही में विशाल बत्रा ने उस पर किताब भी लिखी है। विक्रम बत्रा का एक जज्बा, एक जुनून जो है हमेशा याद रखा जाएगा। और ख़ासकर जब पॉइंट 5140 को कैप्चर करना था और ये द्रास में था, टाइगर हिल के पास, टोलोलिंग के पास था, और ये बहुत ही अहम था। क्योंकि आप देखिए कि मैं टोलोलिंग और टाइगर हिल की जिक्र बार बार कर रहा हूँ, द्रास का जिक्र बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि इसी के बीच एक श्रीनगर लेह का हाईवे आता है जो कारगिल और जो है द्रास को पूरी तरीके से कनेक्ट भी करता था। और पाकिस्तान की मंशा ये थी कि किसी तरीके से 3-4 पॉइंट्स पे, बॉटल नेक्स पे इसको तोड़ा जाए, क्योंकि उनकी नज़र ऊपर से उस हाईवे पे थी और एक रास्ता सियाचिन की ओर भी जाता था। तो वो पूरी तरीके से इस पर कैप्चर करना चाहते थे और इंडियन आर्मी की सप्लाई, कमर्शियल व्हीकल्स की सप्लाई चेन पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते थे। और तभी ये जो करीबन 5 से 10 पीक्स थे, टोलोलिंग, टाइगर हिल और अलग अलग चोटियाँ, इनको कब्जा करना लगभग असंभव था, क्योंकि आपके पास एडवांस नहीं था, आप नीचे से ऊपर जा रहे थे, आपको कैप्चर करना था।
और मई के महीने से ही कई बार कोशिश हुई कि इन चोटियों को कब्जा किया जाए, लेकिन क्योंकि इनिशियल स्टेज पे एयरफोर्स का सपोर्ट नहीं था, पूरी तरीके से इंटेलिजेंस भी नहीं थी कहाँ कहाँ इन्होंने अपने बंकर, अपने जो चीज़ें बना रखी हैं। लेकिन जब एयरफोर्स का भी सपोर्ट आया और एयरफोर्स ने भी प्रहार करना शुरू किया, फोटोज़ वहाँ से जनरेट किए, तो तब इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलके ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफ़ेद सागर किया और इन चोटियों पे कब्जा किया। विक्रम बत्रा ने एनडीटीवी पर ही और एनडीटीवी के कैमरा पर ही कहा ये दिल मांगे मोर। और ये दिल मांगे मोर का जज्बा ये था कि अभी हम यहाँ नहीं थमेंगे, हम तब तक आगे जाएंगे जब तक जो पाकिस्तान आर्मी के दरिंदे हैं वो वापस जाएं और उनकी जो मंशा है उसको पूरी तरीके से चोट पहुँचे। और विक्रम बत्रा ने डेल्टा कंपनी को लीड करते हुए जो है उस चोटी का प्रहार भी किया। वहाँ से जो जितने भी पाकिस्तान के फौजी थे, आधे मारे गए, आधे वहाँ से भाग निकले, और फिर जो है कहा कि ये दिल मांगे मोर, और वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, और उसके बाद उनका परिवार उनको आज भी याद करता है। लेकिन सौरभ कालिया जो है वैसा नहीं है सौरभ कालिया के साथ। सौरभ कालिया का परिवार आज भी गुहार लगाता है कि उनके साथ जो मानवाधिकारों का हनन हुआ, उनके साथ जो टॉर्चर हुआ, उनको जितना मारा गया, उनको जितना पीटा गया, वो कभी जो है कहते हैं आंखें तक निकाल ली गई थी, आंखें निकाल दी गई, पूरा कान प्राइवेट काट दिए गए, बहुत टॉर्चर से हुआ, बहुत, मतलब मैं जिक्र नहीं करता कि कितना सौरभ कालिया के साथ हुआ। शायद ये ऐसा एक दल था सेना का जो चेकिंग के लिए गया था, और पाकिस्तानी जो सेना के जवान थे उन्होंने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जी, और सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे टूटे। लेकिन कहते हैं जो भारत की सेना थी, उन्होंने फिर जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि कैसे अंतिम संस्कार तक कराया उनकी सेना का, जो अपने जवानों को नहीं ले जाना चाहते, वो कैसी सोच रखता होगा देश। आप यही विडंबना देखिए कि क्या है। एक तरफ हम उनके जो अफसरान हैं उनका पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो एपी हो या बाकी लोग हों, आज भी उसके वीडियो यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे अंतिम संस्कार किया, मौलवी साहब को वहाँ पर लाया गया, पूरा इस्लामिक रिचुअल्स के तहत किया गया। ये जताता है कि इंडियन आर्मी कितनी प्रोफेशनल आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी हमारे जावाज़ों को कैप्चर कर रहा था, उनको मार रहा था, टॉर्चर कर रहा था, और इंटरनेशनल जो रूल्स हैं, ट्रीटीज़ हैं, उनका पूरी तरीके से उल्लंघन कर रहा था। ये वही पाकिस्तान आर्मी है जो आज भी अपने सोल्जर्स को उतना भाव नहीं देती, उतना इनाम नहीं देती, उतना सैक्रिफाइस का सैल्यूट सलाम तक नहीं देती। और आज भी यही कंडीशन है आसिम मुनीर के पाकिस्तान आर्मी की। और अब आप देखिए कि सौरभ कालिया का जो परिवार है, उन्होंने कहाँ कहाँ गुहार नहीं लगाई। सरकार से लेकर कोर्ट तक गए, आर्मी तक गए, उसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र गए, यूनाइटेड नेशंस गए, वहाँ पर बोला कि किसी तरीके से जो है इंसाफ मिला जाए। लेकिन कहीं पर भी सौरभ कालिया को इंसाफ नहीं मिला, उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन इतिहास में ये ज़रूर दर्ज है कि हिंदुस्तान ने कितना प्रोफेशनलिज्म निभाया, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार, एक तो जब भी शांति की बात हुई तो शुरा गोपा पीछे, उन्होंने पूरी तरीके से आतंकवादी हमले कराए, और आज भी तब से लेकर आज तक, 90 से लेकर 90 से पहले तक, जब से आतंकवाद शुरू हुआ, इसमें डायरेक्ट जो संरक्षण है ये पाकिस्तान आर्मी का है या ISI का है। इससे आप जो है हट नहीं सकते। अगर आप लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे कि इसमें पाकिस्तान आर्मी का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-बदर और हिज़्बुल मुजाहिदीन है, वो गलत है। इनको शह पाकिस्तान आर्मी से मिली, इनको ट्रेनिंग पाकिस्तान आर्मी से मिली, और इनका जो पूरा नेतृत्व है आज भी पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ही करते हैं। उस वक्त पहले तो मुशर्रफ ये कहते रहे कि ये मुजाहिद हैं जो लड़ रहे हैं, उसके बाद नवाज शरीफ को हटा के खुद ही पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गए, और फिर फांसी भी उनको सुनाई गई। तो इतिहास पाकिस्तान का ये कहता है कि वहाँ की सेना जो है कभी वहाँ की सरकार को पूरा कार्यकाल नहीं करने देती। तो क्या आसिम मुनीर भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं आगे? देखिए, पाकिस्तान के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहावत है कि आज तक कोई ऐसा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसके साथ ये 3 चीज़ें नहीं हुई। या तो उसको मार दिया गया, या तो उसको देश से बेदखल कर दिया गया और उसको निर्वासन की ज़िंदगी बाहर बितानी पड़ी, या तो वो जेल में रहा। आज भी आप देख रहे हैं कि इमरान खान जेल में हैं पिछले 2-3 साल से।
आप देख रहे हैं नवाज शरीफ को बेदखल कर दिया था, लेकिन वो वापस आया और अपने भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया। इससे पहले आपने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो को कैसे मारा गया, और उससे पहले भी आप इतिहास में जिस भी प्रधानमंत्री का नाम लेंगे, या तो उसको मारा गया है, या फांसी लगी है, या जेल में डाला है, या कुछ ना कुछ हुआ है। तो आज का जो ये पाकिस्तान का हम जिक्र कर रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी का जिक्र कर रहे हैं, ये वही पाकिस्तान आर्मी है जो उस वक्त थी परवेज़ मुशर्रफ के अंडर। आप देखिए, परवेज़ मुशर्रफ का जो रणनीति है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई। वो किसी तरीके से जो है जिहाद लड़ना चाहते थे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उस वक्त लद्दाख और ये भी जम्मू कश्मीर में था, और कैप्चर करना चाहते थे, इंडियन आर्मी को चकमा देना चाहते थे। वो चाहते थे कि अपने इर्रेगुलर फोर्स जो है मुजाहिदीन बना के किसी तरीके से वहाँ भेजा जाए और आर्मी को चकमा दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और खुद जो है उन्होंने वो डिक्टेटर बन गए पाकिस्तान के, और उसके बाद भी उनको हटाया गया, वो देश से बाहर हुए। उनकी जो मृत्यु भी है दुबई में हुई, और जो उनके खिलाफ केस भी लड़ा गया पाकिस्तान में, उसमें उनको सजाए मौत मुकर्रर की गई। 2006 के आसपास बलूचिस्तान में जो बहुत बड़ी मुहिम जो बलोच इंसर्जेंट्स की शुरू हुई, रेबल्स की शुरू हुई, जिसमें अकबर बुख्ती का बहुत बड़ा योगदान था। अकबर बुख्ती को परवेज़ मुशर्रफ ने ही एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है मरवाया। उसके खिलाफ भी बलोच जो हैं परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ लड़ते रहे। आप देखिए, परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो है 2 बार जैश ए मोहम्मद ने कोशिश की कार्रवाई करने की और मारने की, लेकिन इंडिया ने इंटेलिजेंस दी कि हमें पता चला है कि जैश ए मोहम्मद ये कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो आप जो है सतर्क रहिए। तो 2 बार ऐसा बहुत बड़ा उनके जो कारवां है गाड़ियों का था, उसमें बहुत बड़ा हमला हुआ, लेकिन इंडिया ने इंटेलिजेंस दी, उनकी जान जो है बच गई। लेकिन पाकिस्तान आर्मी बदलने नहीं वाली। आज भी आप देखते हैं कि अनंतनाग में एक छोटा आतंकवादी हमला हुआ, और वहाँ पर एक जो है हमारे आशिक कुरैशी इंडियन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी थे, उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। लेकिन ये कारवां जो है चलता रहेगा, चाहे वो पहलगाम हो, पुलवामा हो, उरी हो, या जंगें जितनी भी लड़ी हों 1971 से लेकर 65 से लेकर अभी 1999 तक, या ऑपरेशन सिंदूर तक। पाकिस्तान आर्मी की जो मंशा है वो है कि किसी तरीके से अपने देश में भावना हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काते रहे हैं, क्योंकि ये एक कंपनी, एक कॉरपोरेट हाउस की तरह चलते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर ये चीज़ खत्म हो गई और भारत के साथ सुलह हो गई, तो पाकिस्तान कहीं नहीं टिकेगा, पाकिस्तान कहीं नहीं रहेगा। आज भी उनकी माली हालत बहुत ख़राब है। ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव उनका कश्मीर नहीं है, ओवरऑल जो उनका ऑब्जेक्टिव है खालिस्तान भी नहीं है, ओवरऑल उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ आतंकवाद फैलाना भी नहीं है। उनका जो ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान में इंडिया की तरक्की किसी तरीके से रोकना है, चाहे वो इंडिया का इकोनॉमिक राइज हो, डिफेंस का राइज हो, टेक्नोलॉजी का राइज हो, वो किसी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। और तभी हम पिछले 35-40 साल में देख रहे हैं कि हर कुछ महीने के अंतराल में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होता है, और उसके जो पूरी निशानदेही है, उसके जो तार जुड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान आर्मी से जुड़े हुए हैं। चलिए देते, आज करगिल पे हमने बात की, और आने वाले एपिसोड्स में और नए सीक्रेट फाइल्स हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। आज के एपिसोड में बताया देते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने करगिल के नाम पर हमारे ऊपर छुरा घोंपा। बहुत बहुत शुक्रिया।